नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, पत्रम पुष्पम हमें प्रदान करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे आपण मर्चेंडाइज स्टोर में जाकर देखें। ये है एक तरह की टी शर्ट, ये है दूसरी तरह की टी शर्ट, साथ में है हुडीज़ और साथ में है इस तरह की बेस्ट सेलिंग पुस्तकें जिनके आपको साइंड कॉपीज़ मिल सकती हैं। मैंने आपको कल बताया था, याद हो आप करें, कल मैंने आपको एक भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी की थी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बारे में। मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है हिंडनबर्ग पर और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है अडानी के ऊपर और यह पूरी तरह से अडानी के पक्ष में जाएगा। आज वो निर्णय आ गया और निर्णय ने वही बात कही जो मैंने कही थी, यानी कि पूरी तरह से मेरे कथन को, मेरे अनुमान को सही साबित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई ये जो प्रार्थना है कि इसके ऊपर एसआईटी कायम की जाए या सीबीआई को दिया जाए, ये निरर्थक बातें हैं। ऐसा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें सेबी में पूरा भरोसा है। सेबी ने जो भी जांच की है, जो हमने कमेटी बनाई थी, वो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे बनाई थी और उसमें सेबी पूरा सहयोग कर रही थी। सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन से हमें कोई समस्या नहीं है, हमें उन पे ऊपर कोई अविश्वास नहीं है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस पर हमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ये बिल्कुल सही है। अब आप सोचिए, इससे सबसे ज़्यादा धक्का किसे लगा होगा? जी हाँ, राहुल गांधी को। क्योंकि राहुल गांधी की पूरी इलेक्शन कैंपेन, जो अभी स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसमें भी और जो आगे का जो उनका 2024 का इलेक्शन होने वाला है, वो पूरी की पूरी तरह अडानी और मोदी का, जो उनके विचार में जो अडानी और मोदी की जो सांठगांठ है उसके ऊपर उनकी पूरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी आधारित थी। अब उस इलेक्शन स्ट्रैटेजी का क्या होगा, वो पूरी तरह से ध्वस्त होगी। लेकिन हम उसके बारे में भी बात करते हैं कि इससे इंडिया अलायंस पे क्या अंतर पड़ने वाला है, इससे जो है आगे की जो राजनीति है उसके ऊपर क्या पड़ने वाला है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही और वो बात जो है वो इस निर्णय में मेरे विचार से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी और जो शॉर्ट सेलिंग के उद्देश्य से की गई रिपोर्ट बताई गई, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसकी भी जांच की जाए कि इसमें तो कानून के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसमें एक बात और ऐड कर दें आपको कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो आतंकवाद की परिभाषा अभी बताई गई है, उस आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक आतंकवाद भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो यदि आर्थिक आतंकवाद सम्मिलित कर लिया गया है तो ये पूरी संभावना है कि इसके इन्वेस्टिगेशन से यदि यह निकलता है कि ये सोरोस, हिंडनबर्ग या कोई भी जो बाहर की जो शक्तियाँ हैं, उन्होंने इसलिए किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचे या भारतीय जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिरें और उसके कारण नुकसान हो हमारी जनता का। तो यदि इस विचार से ये सब किया गया है तो फिर ये आर्थिक आतंकवाद की परिभाषा में भी लिया जा सकता है, जो भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है 2024 उसके अनुसार। जी हाँ, भारतीय न्याय संहिता 2024 में आतंकवाद की परिभाषा को अत्यंत व्यापक कर दिया गया है और ये बहुत अधिक आवश्यक था और इसमें आर्थिक आतंकवाद की जो परिभाषा है वो भी अत्यंत व्यापक है। अब सेबी को हिंडनबर्ग का भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ हैं वो आम हैं। और हिंडनबर्ग की इसी प्रकार की कार्रवाई पे मैं आपको याद दिलाऊं कि अमेरिका में एक सूट दायर किया गया था, क्लास एक्शन सूट दायर किया गया था। उसको कोर्ट ने एडमिट करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो शॉर्ट सेलर्स हैं, ये इसकी प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि शॉर्ट सेलर है, इसलिए इसकी बात पर किसी भी प्रकार की रिलायंस नहीं की जा सकती।
और दूसरे लोगों ने भी जब सावधान हो गए, आप देखिए कि ये ऐसा कोई, हाँ हम अकेले नहीं हैं, ये अडानी कोई अकेला नहीं है जिसके साथ इसने किया है, इसने बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी बिजनेस एंटिटीज़ के साथ ये खेल खेला। अभी लेटेस्ट आपको बताऊं, अगस्त में इसने ये कजाकिस्तान के एक बिलियनियर तैमूर तरलो, उसके साथ में ये खेल खेलने का प्रयास किया और उसकी कंपनी की शॉर्ट सेलिंग की, लेकिन वो तैयार था पहले से। तैयार इसलिए, बहुत सारे लोग तैयार हो गए अडानी के साथ जो खेल हुआ उसके कारण, और उस पहले से तैयार था। तो जैसे ही इन्होंने शॉर्ट सेलिंग का इस प्रकार की रिपोर्ट दी, तुरंत उन्होंने स्वयं के लोगों से जो शेयर मार्केट में नहीं थे वो खरीद लिए, आप देखिए। और बाद में जब वो डाउन हुए तो उनको निकाल के उनसे वो बनवा लिया, पूरा का पूरा उससे एक लाभ उठा लिया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग सचेत हो गए। दूसरी तरफ और देखें, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे जो इन्वेस्टर थे, उनका भी बहुत फ़ायदा हो गया। कल जैसा मैंने आपको बताया था कि अडानी के बारे में राहुल गांधी ने तरह तरह की अनाप शनाप बातें की कि ये व्यक्ति जो है ये कैसे पहले टॉप पे पहुंच गया, ये पहले तो कहीं भी नहीं था। तो राहुल गांधी को अब साफ देखने में आ रहा है, राहुल गांधी देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपने सोरोस या अपने जो भी इनके जो विदेशी लोग थे उनके साथ में मिलके जो षड्यंत्र रचा, और जिसके कारण अडानी जो थे वो पहले और दूसरे स्थान पे लगातार रह रहे थे और वहाँ से पहुँच गए 50वें स्थान पर, क्योंकि उसकी जो पूरी जो वेल्थ थी वो करीब करीब 50% का उसमें ह्रास हो गया, 50% नुकसान हो गया। लेकिन आज की डेट में आज 15% तक शेयर गए हैं ऊपर। कल मैंने आपको बताया था कि 14वें-15वें स्थान पर अडानी पहुंच चुका है। अब कल ही, मतलब रिजल्ट के जजमेंट के बाद में जो टोटल करीब करीब आप बना लीजिए एवरेज कोई 10% तक का जो उछाल आया है, उससे वेल्थ उसकी कितनी बढ़ी है और वो किस स्थान पर पहुंच गया है, वो 1-2 दिन में अभी और पता चलेगा। आप बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा यदि चुनाव के पहले पहले अडानी जो है उसी स्थान पर पहुंच जाए जहां से राहुल गांधी के दोस्तों ने, विदेशी दोस्तों ने उसको नीचे खींचा था। नीचे खींचने के कई सारे उनके राजनीतिक उद्देश्य थे। राजनीतिक उद्देश्य सबसे पहला था कि मोदी को बदनाम करना, ये कह के कि अडानी ने धोखा किया था और अडानी के धोखे के कारण जो है अब ये इस प्रकार की स्थिति हुई है, मार्केट टूटी है, पब्लिक को लॉस हुआ है। इसको दिखा के ये दिखाने प्रयास कर रहे थे कि ये मोदी के कारण पब्लिक को ये लॉस हुआ है। ये किसी ने थ्योरी जो है वो बाई भी नहीं की, और बाद में भी रिपोर्ट तो पहले ही आ गई थी। आपने देखा कि अभी जो 3 स्टेट इलेक्शंस हुए थे यहाँ हिंदी पट्टी में, उसमें क्या स्थिति हुई। दूसरा इसमें उद्देश्य ये था, और वो बहुत ही कुत्सित उद्देश्य था, वो ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाई जाए और क्षति पहुंचा के फिर उससे राजनीतिक लाभ उठाया जाए। तो ये आप देख लीजिए कि ये राजीव गांधी, राहुल गांधी और ये इंडिया अलायंस वाले जो हैं वो देश को क्षति पहुंचा के, लोगों को क्षति पहुंचा के भी अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो ये देश के लिए कितना बड़ा संकट है, कितने ख़तरनाक हैं ये देश के लिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। और मुझे लगता है कि अब तो सरकार को भी इसमें सेबी को भी लिख देना चाहिए भाई, सीबीआई को या एनआईए को लिख देना चाहिए, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि भाई आप ज़रा विदेशों में पता लगाइए कि ये जो सारा का सारा जो षड्यंत्र हुआ था इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, और उन कौन कौन और लोग हैं उनमें जब जाएंगे डीप में तो आपको कहीं ना कहीं हमारे जो भाई लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनका नाम निश्चित रूप से मिलेगा। और ये कार्य जल्दी हो जाना चाहिए। कार्य जल्दी इसलिए हो जाना चाहिए कि जिससे जनता के सामने चुनाव तक ये स्पष्ट हो जाए कि भाई ये आर्थिक आतंकवाद करने वाले लोग कौन थे, उनको भारत से क्या समर्थन मिल रहा था, उसमें कलकत्ता वालों का क्या रोल था, उसमें महुआ मोइत्रा का क्या रोल था,
उसमें क्रेडिट स्विस का क्या रोल था। ये सारे के सारे जो कार्यक्रम हैं ये एक्सपोज होने ही चाहिए और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा अवसर है भुनाने के लिए सरकार के पास कि ये जो पूरे हमारे हम कहें कि अराष्ट्रीय नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी तत्व जो बैठे हैं, जो लोगों की ऐसी तैसी करके लोगों का विनाश करके और अपनी सत्ता में आने का स्वप्न देखते हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।